जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस चैनल अंकुश मिश्रा मैथ्स में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 3 जिसके अंदर हम लोग और अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आई होप आपने पिछले के 2 वीडियोज़ को अच्छे से रिवाइज़ किया होगा क्योंकि जितने क्वेश्चंस हमने पढ़े वो अभी तक सिंपल और मॉडरेट भी नहीं बोल सकते, सिंपल लेवल के ही थे क्वेश्चंस थे। आगे जैसे-जैसे क्वेश्चन की संख्या बढ़ेगी मतलब क्वेश्चन 50 के पार जाएँगे या 60 के पार जाएँगे तो क्वेश्चंस का लेवल धीरे-धीरे बढ़ने लगेगा। अभी आपको लगता रहेगा कि एक ही टाइप का आपके लिए कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन दिए गए क्योंकि जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस किए रहोगे उतना अच्छा आपको एग्ज़ाम में लगेगा। और ये पूरे इंडिया में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं 11 से 12 एग्ज़ाम्स तक के क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर। आपने खुद देखा होगा एएलपी, आरआरबी, एसएससी, सीपीयू सबके क्वेश्चंस कवर किए मैंने। तो बने रहो, जिनको भी लगता रहे कि क्वेश्चन स्टार्टिंग के बहुत सिंपल है, धीरे-धीरे 3-4 लेक्चर तक बने रहो, फिर क्वेश्चंस का लेवल आपको मालूम पड़ने लगेगा कि क्वेश्चंस का लेवल कहाँ तक जाता है उठ के। ओके? सो लेट्स स्टार्ट। अगर जिसका भी आज फर्स्ट है वो डायरेक्ट इस वीडियो पर आया तो उसको मैं बोल दूं कि जाओ पहले पिछले के सारे वीडियोस देख के आओ क्योंकि अगर वो 2 पार्ट नहीं देखा है तो आज का नहीं समझने वाला है बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने जो ट्रिक्स पिछले लेक्चर में बेसिक के साथ सिखाया है मैं आज उनको डायरेक्ट अप्लाई करने वाला हूँ। ओके? और अगर आपको मुझसे कुछ पर्सनली डाउट वगैरह पूछना हो तो आप लोग मुझको मेल पे भेज सकते हैं। वहाँ पे आप लोग मुझको अपना कॉन्टैक्ट नंबर भेजेंगे तो मैं सामने से आपको कॉन्टैक्ट करूँगा। और अगर आपको सारे नोट्स, पीडीएफ जितने भी चाहिए, इस लेक्चर में आपको क्वेश्चन की पीडीएफ प्लस इसकी सॉल्यूशन पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाती है। वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इतना आपको प्रोवाइड नहीं करता है, जहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन पीडीएफ और क्वेश्चन पीडीएफ दोनों प्रोवाइड करता हूँ। और उसके बाद अगर आपको मुझसे इंस्टाग्राम पे बात करना है तो वहाँ पे मुझको फॉलो करके बात कर सकते हो अंकुश मिश्रा मैथ्स के ऊपर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। जय हिंद दोस्तों, सो लेट्स स्टार्ट दी आवर लेक्चर। कल हमने क्वेश्चन नंबर 38 तक देखा था कि क्वेश्चन नंबर 38 अच्छे से खत्म किया था, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 पे जाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, सॉल्यूशन देखिए। यदि a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए कितना है 7, 6 और 5 है और a प्लस बी प्लस सी का मान 27 है तो 1/a, 1/b और 1/c का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन एसएससी मेंस में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, अगर a प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए का मान कितना है 7, 6 और 5 और दिया क्या गया, हम लोग को दिया गया a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 27 दिया गया और पूछा कहा गया यहाँ पे 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/7 का वैल्यू कितना होगा। तो मैंने क्या आपको सिखाया था, जब भी ऐसा पैटर्न आपको मिले तो आपको क्या करके लेना, इन तीनों को प्लस करके लेना है। और यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे ना एक फैक्टर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि x 6x और 5x, एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैंने x यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। और जब मैं इन तीनों को जोड़ूंगा 1 a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए को, तो मुझको क्या मिल जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल्स टू 7 5 12, 12 6 18, 18x मेरे को मिल जाएगा। और यहाँ से दो में क्या क्या करूंगा, कॉमन निकालूंगा तो a प्लस बी, बी प्लस सी इक्वल्स टू 18x। ओके, और a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है 27, तो वो मान मैं यहाँ पे रख दूंगा तो 27 इक्वल्स टू 18x। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को, 2 9 18, 9 3 27, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को, 3 मिल गई। तो जब मेरे को x की वैल्यू 3 मिल गई तो क्या मेरे को ये बाकी नंबर नहीं मिल जाएंगे, यहाँ पे c आएगा। जब मेरे को x की वैल्यू मिल गई तो मेरे को ये बाकी 3 नंबर भी मिल जाएंगे ना। कलर चेंज कर लेता हूँ। जब मेरे को ये बाकी 3 नंबर क्या मिल जाएंगे, 7 तिया 21, 21, 6 तिया 18 और ये 5 तिया 15। अब ये तीनों 3 के टेबल से भाग जाते तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 3 सत्ते 21, 3 छंग 18 और 5 तिया 15। ओके, तो मेरे को ये तीनों की वैल्यू मिल गई। बट मेरे को इससे क्या कुछ लेना देना है? जी बिल्कुल लेना देना है मेरे को इससे। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ a प्लस
बी प्लस सी इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे मेरे को देखो किस किस की वैल्यू मिल गई है। मेरे को यहाँ पे मिल गया है मेरा ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है मेरी, 7 है। ओके, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी मेरी 7 है। वेट, इसको ना हम लोग डिवाइड नहीं करते, नहीं तो आंसर बहुत बड़ा आएगा हम लोगों का। हम लोग ना इसको 21 ही रखते हैं ताकि आंसर जो मिले वो हम लोग को जो वैल्यू मिले वो छोटी मिले, ताकि बाद में उसको डिवाइड ना करना पड़े। मैं आपको बताता हूँ, जैसे देखो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया ना, 3 से 7 6 3। अब अगर मैं a प्लस बी मेरा कितना 7 है, अब मैं इसको 7 रखता हूँ, मेरे को सी की वैल्यू 20 मिलेगी। तो जब मेरा डिनोमीटर बहुत बड़ा होगा तो उसको कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होगा। उससे अच्छा अगर हम लोग a प्लस बी की जगह पर 21 रखते हैं तो सी का वैल्यू 7 मिलेगा, हम लोग को 6 मिलेगा। तो कैलकुलेशन क्या होगा, थोड़ा सा छोटा होगा। तो हम लोग इसके जगह पे क्या करते हैं, सिर्फ ये वाली वैल्यू लेंगे। ओके, तो a प्लस बी मेरा कितना है, 21 है, और b प्लस सी मेरा कितना है, 18 है, और c प्लस a मेरा कितना है, 15। ओके, अगर a प्लस बी मेरा 21 है तो c की वैल्यू कितनी होगी मेरी, 6 होगी। और अगर b प्लस सी मेरा कितना है, 18 है, तो 27 की वैल्यू कितनी होगी मेरी, 9 होगी। ये a की वैल्यू मेरी कितनी होगी, 9 होगी। और मेरा अगर a c प्लस a कितना 15 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 12 होगी। ओके, तो b की वैल्यू कितनी होगी मेरी, 12 होगी। तो ये मेरे को वैल्यू मिल गई। अब मेरे को क्या करना है, उसको यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ। 1/9 रेशियो 1/12 रेशियो 1/6। अब मेरे को क्या करना है, देखो डिनोमिनेटर का क्या करना है, हमेशा एलसीएम निकालने का, जिससे आपको इसको एक ऐसा कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो कि इन तीनों से कट सके। वैसे तो आप कोई भी नंबर ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा इसको इज्जत देने का इसके एलसीएम को। तो इसका एलसीएम कितना होता है, इसका एलसीएम होता है 36। तो 36 यहाँ पे रखो। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, जब ये पहली बार 9 से डिवाइड होगा तो 9 9 चौक 36, 12 तिया 36, और छछा का 36, 9 4 से 36, 3 4 12 3 से 36, और 6 6 से 36, तो 436 मतलब ऑप्शन है हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन उतना लेंथी था नहीं, क्वेश्चन सिंपल था, बहुत सिंपल था क्वेश्चन, पर थोड़ा लिखने में लग गया। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, देखो मैंने आपको ना, अगर आपने मेरा नंबर सिस्टम का लेक्चर लिया है तो मैंने वहां पे आपको डिविजिबिलिटी रूल सिखाया था, वो आपको आगे बहुत काम आने वाला है अभी, डिविजिबिलिटी रूल। ओके, सो बढ़ते हैं आगे। तो अभी पेज के ऊपर डालो एक नया टॉपिक का नाम, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ रेशियो। टाइप्स ऑफ रेशियो, या फिर इसको लिख लो अनुपात के प्रकार। अनुपात के प्रकार डाल लो अपने नोटबुक के ऊपर। और मैं इसे उम्मीद करता हूँ कि जितने बच्चे मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं वो सबके सब प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं। ओके, तो नोट्स प्रॉपर बना, क्योंकि मैं कभी भी नोट्स मांग सकता हूँ आपसे। एक दो बच्चे हैं जो लोग मेरे को नोट्स भेजते हैं प्रॉपर टाइम पे, मांगने पर उनके नोट्स बहुत ही अच्छे होते हैं, उनके हिसाब से एकदम नीट एंड क्लीन। जिसको मैंने एक नोट्स को तो मैंने टाइपिंग में भी दिया था, नंबर सिस्टम का नोट्स जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर शेयर किया, टाइपिंग का नोट्स, उसके अंदर जितने भी सॉल्यूशन लिखे हुए वो हमारे एक बच्चे ने लिख के भेजे थे हमको, मैंने उसी के नोट्स को टाइप करवाया है। समझ गए? तो नोट्स इतना अच्छा बनाओ कि अगर जब भी मैं मांगू तो आप लोग को मिल सके। और नोट्स तो अच्छा बनाना ही चाहिए खुद के लिए, खास करके मैथ्स का, ताकि जब भी आप रिवीजन दो तो उसके रिवीजन को अच्छे से आपको याद हो कि हाँ आपने ये स्टेप किया था। क्योंकि अगर आप मेरे साथ में, जैसे कि मैं अगर किसी क्वेश्चन में बहुत कम स्टेप लिखता हूँ, अगर आपने भी वो कम स्टेप लिखा है तो उतना आपका दिमाग शार्प होना चाहिए कि आप लोग अगर उसको 20 या 25 दिन बाद रिवाइज करते हो तो आपको मेमोराइज हो। अगर नहीं है इतनी पावर तो आपको पूरा स्टेप लिखना चाहिए। क्वेश्चन का टाइम पे वीडियो को पॉज मारो, सॉल्व करो, लिखो। समझ गए? चलो तो बढ़ते हैं आगे। चलो पहला लिखो यहाँ पे, डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो इसको हिंदी में बोलते हैं वर्गानुपात।
क्या बोलते हैं इसको, वर्गानुपात। ओके, डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, अगर आपको a बाय बी दिया हुआ है और आपको अगर उसको डुप्लीकेट रेशियो में चेंज करना है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा है dr, तो वो आपका बन जाता है a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। वो आपका क्या बन जाता है, a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। दूसरा क्या आता है आपको, दूसरा आपका आता है ट्रिप्लीकेट रेशियो। क्या आता है, ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या बोलते हैं हम लोग, घनानुपात। 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 यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ वर्ग, तो यहाँ पे क्या होगा, क्यूब होगा, घन होगा। ए बाय बी, और जब भी आपको ट्रिप्लीकेट रेशियो या घनानुपात निकालने के लिए बोले तो वो आपका क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा ए क्यूब अपॉन बी क्यूब। समझ गए, चलो। तो तीसरा लिखो, तीसरा आता है सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्गमूलानुपात। क्या बोलते हैं, वर्ग मूलानुपात। अभी तक तो आपको समझ में आ ही गया रहेगी इसके अंदर क्या होने वाला है। अगर a बाय बी दिया हुआ है तो इसका सब डुप्लीकेट रेशियो किसमें बदल जाता है, वो बदल जाता है a अपॉन बी में। और जो चौथा था वो क्या होगा, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो मतलब a बाय बी किस में बदल जाएगा, क्यूब रूट में चेंज हो जाएगा, a अपॉन बी क्यूब रूट। समझ में आ गया, बस इतना सा ही ये टॉपिक के कंसेप्ट है। इसके बाद रेशियो में तो शायद से कोई फॉर्मूला आपको पढ़ना पड़े, क्योंकि हर चीज बेसिक और कंसेप्ट से ही सॉल्व होगी रेशियो के अंदर। क्योंकि अगर आपको रेशियो आता है तो परसेंटेज आप जल्दी सीख जाएंगे, और अगर आपको दोनों चैप्टर नहीं आता तो अरिथमेटिक का आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, चाहे कितनी भी जी जान लगा दो आप लोग। अगर आपको ये दोनों चैप्टर नहीं आता ना, हाँ, किसी टीचर के सिखाते वक्त भले वो आपको कोई ट्रिक सिखा दे, आप लोग उसके ट्रिक को सीख के 2 मिनट के लिए खुश भले हो जाओगे, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए कभी भी अगर अरिथमेटिक में बोल रहा हूँ, अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो खुद से और अगर पढ़ना शुरू किया है तो ऑलवेज स्टार्ट विद रेशियो। रेशियो से शुरू करो, प्योर अरिथमेटिक को। और अगर फ्रेश मैथमेटिक्स स्टार्ट करना है तो नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम के बाद में रेशियो, रेशियो के बाद में परसेंटेज। इसके बाद में आप कोई भी चैप्टर छू सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं होगी, क्योंकि नंबर सिस्टम, रेशियो और परसेंटेज आपके पूरे मैथ्स की एक न्यू तैयार कर देते हैं, जहां पे आप मैथ्स को अच्छे से सर्वाइव कर सको, 6-7 महीने में पढ़ के खत्म कर सको। अगर आप ये तीनों चैप्टर अगर आप स्किप मारते हैं, क्योंकि अभी देखो मैंने नंबर सिस्टम में जो आपको डिविजिबिलिटी रूल सिखाया था ना, उसी रूल का यूज करके हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करके देखेंगे। जैसे कि एग्जाम में उसका यूज करके क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना, वो मैं आपको अभी सिखाऊंगा। सॉल्यूशन तो मैं दूंगा ही, लेकिन डिविजिबिलिटी रूल का यूज करके आप लोग क्वेश्चन के 50% भाग में से ही आंसर निकाल सकते हो। समझ गए, तो नंबर सिस्टम, रेशियो और परसेंटेज। अगर कोई आपका फ्रेंड है, आपके पहचान में कोई अगर तैयारी कर रहा है, तो उसको बोलो कि अगर मैथ्स पढ़ रहे हो तो स्टार्ट विद दिस चैप्टर्स। ओके, चलो इसको मैं मिटा दूं ताकि नोट्स में ना लिख लो ये सब आप लोग। ओके, सो अब क्वेश्चन पे जाते हैं। टॉपिक तो हमने पढ़ लिया है, कंसेप्ट, डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो और सब डुप्लीकेट रेशियो। देखो, अगर जो हिंदी मीडियम का भी छात्र रहेगा ना, मैं उनको बोलूंगा कि आप लोग ये इंग्लिश के वर्ड लिखो, क्योंकि आप लोग अपने नोट्स के अंदर ना ये वर्ड को गायब कर देते हो। मतलब कि आप लोग सोचते हो कि हम लोग तो हिंदी मीडियम के छात्र है, इसको क्यों लिखे। यहाँ पे आएगा घन मूलानुपात, घन मूलानुपात। ओके, तो यहाँ पे आप लोग ना इस इंग्लिश के वर्ड्स को इग्नोर मत मारो, क्योंकि अगर प्रैक्टिस में नहीं है तो, क्योंकि अभी देखो एनआरए सीईटी लॉन्च होने वाला है 2021 के एंडिंग में, जहाँ पे एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के लिए एक कॉमन एग्जाम किया जाएगा, प्री का कॉमन एग्जाम। ओके, जब प्री का एक कॉमन एग्जाम होगा उसके अंदर, तो इंग्लिश तो उसके अंदर होगा ही होगा उस प्री के एग्जाम में, और अच्छा खासा सिलेबस होगा उसका, तो इंग्लिश की आदत लगाओगे। तो बढ़ते हैं आगे।
देखो क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है मेरा, क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है, इफ 2x प्लस 3 रेशियो विद 5x प्लस 4 इज अ ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 3 रेशियो 4, फाइंड द स्क्वायर ऑफ x। 2x प्लस 3 5x प्लस 4 का घनानुपात 3/4 है, तो x का वर्ग क्या होगा। घनानुपात मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्यूब होगा, तो 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5x प्लस 4 इक्वल्स टू कितना दिया गया है, 3/4। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, घनानुपात है ये। ओके, जिसके साथ में घनानुपात लग जाए वहां पे क्या आ जाएगा मेरा, क्यूब। और क्यूब करने के बाद ये मेरा क्या बन जाएगा, 27/64। तो 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5x प्लस 4। अभी देखो, अब आप लोग यहाँ पे ऐसा कर सकते हो कि 2x प्लस 3 का वैल्यू 27 होगा, बट जब हमने कल पढ़ा था एक क्वेश्चन में, वहां पे क्या आया था, 3x माइनस 2 अपॉन ऐसे कुछ तो था, 3x प्लस 4y, और यहाँ पे कुछ तो नंबर लिखा हुआ है, जैसे मैं मान लेता हूँ 12 और 13 लिखा हुआ है। ओके, तो मैंने क्या बोला था आपको कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ा था। अब आपके मन में डाउट रहेगा, सर यहाँ पे ये दोनों को आपने बराबर लिखा है और यहाँ पे आप उसको बराबर नहीं बोलो। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, एक्स और वाई, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे बराबर नहीं लिखा, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यूज मैटर करती है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल है, केवल एक्स। जहां पर भी रेशियो में अगर सिंगल वेरिएबल है और वो रेशियो के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप लोग डायरेक्ट उसके सामने वाला वैल्यू कंसिडर कर सकते हो। हाँ, अगर यहाँ पे 3 के साथ में अगर कुछ और टर्म जुड़ा हो, जैसे जेड 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 लगा होता, वाई लगा होता, तो ये 27 इसके बराबर नहीं होता बिल्कुल भी, तब वहां पे हमको सॉल्व करना पड़ता उसको। ओके, समझ गए अभी कि रेशियो में जब कोई भी इक्वेशन दिया हो तो किस टर्म को इक्वल टू लेते हो और किसको इक्वल टू नहीं लेते। चलो, तो यहाँ पे 2x कितना मिल जाएगा, 24, और x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को, 12। और यहाँ पे क्या पूछा गया, x का वर्ग, मतलब x का वर्ग कितना होगा, 144। मतलब ऑप्शन सी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये देखो, 10x प्लस 5 42x प्लस 8 का घनानुपात क्या है, 5:8 है। देखो, मैंने हर टाइप के क्वेश्चन, मतलब कि एक टाइप के ऊपर जो क्वेश्चन हो, कौन कौन सा एग्जाम में आए, वो सारे क्वेश्चन लिए हैं मैंने। समझ गए, जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये वाला क्वेश्चन, ये भी यूपी कांस्टेबल में आया था, ये भी यूपी कांस्टेबल का आया, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग शिफ्ट के। तो 10x प्लस 5 अपॉन 42x प्लस 8 इक्वल्स टू कितना दिया गया, घनानुपात है ना ये, तो 5/8 अपॉन क्यूब। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 125 अपॉन 512। और यहाँ पे 10x प्लस 5 अपॉन 42x प्लस 8। ओके, तो इसको और इसको इक्वल कर देते हैं हम लोग। तो 10x प्लस 5 10x प्लस 5 इक्वल्स टू 125। अब ये देखो, अब यहाँ पे ना आपको तो ये टर्म लिखने की भी जरूरत नहीं है, अब आपको डायरेक्ट x की वैल्यू यहाँ पे अज्यूम करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देख लो, अभी आप लोग अगर देखते हो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 125 है, तो 125 में से क्या करो, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये सब ना माइंड में अभी सोचो। तो 10x प्लस 5 लिखा, और अगर मैं ये किसके बराबर है, 125 के बराबर है, और अगर 125 को मैं 120 प्लस 5 लिख दूं, तो ये 5 और 5 निकल जाएंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 10x बराबर 120। तो x की वैल्यू मेरी कितनी होगी, मेरी x की वैल्यू होगी 12। तो ये वैल्यू x की जो वैल्यू 12 होगी, वो आपको डायरेक्ट माइंड में ही सोचनी है। वो आपको क्या, वो आपको डायरेक्ट माइंड में ही सोचने की x की वैल्यू क्या होगी, 12 होगी। समझ गए, इतना झंझट मारे लिखने की कोई जरूरत नहीं, फिर भी नोट्स के लिए लिख लो, ताकि रिवाइज करते कम से कम याद तो रहे क्या सॉल्व किया था। 10x प्लस 5 इक्वल्स टू कितना होगा मेरा, 125 होगा। तो 10x कितना मिल जाएगा मेरे को, 120, और x की वैल्यू मेरी कितनी होगी, 12 होगी, और x का क्यूब मेरा कितना होगा, 1728 होगा, 1728 होगा। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। देखो, यहाँ से एक नया टाइप आपका शुरू हो रहा है,
न्यू फ्रेश टाइप, उसको डाल के लिख लो न्यू फ्रेश टाइप है। ये देखो ये क्वेश्चन पूछा गया एमपीएसआई अक्टूबर 2017 में। क्वेश्चन क्या है मेरा, यदि ए का 2/3वां हिस्सा बी के 4/5 के हिस्से के बराबर है तो ए रेशियो बी का मान ज्ञात करो। और यदि देखो यहाँ पे जहाँ का लगे और यहाँ पे ऑफ लगे ना इंग्लिश मीडियम के लिए, 2/3 ऑफ ए इज इक्वल टू 4/5 ऑफ बी, जहां पर भी ऑफ लगेगा वहां पे आएगा मल्टीप्लाई। तो ए इंटू 2/3 बराबर बी इंटू 4/5। ओके, तो 2 दूना 4, इस 3 को वहां भेजो और बी को नीचे लेके आ जाओ। तो ये बी कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, तो ए अपॉन बी, और 3 वहां ऊपर जाएगा तो 6/5। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। देखो इतना ही इजी इजी क्वेश्चन रेशियो में खास करके प्री के लेवल में आते हैं, इससे ज्यादा टफ तो नहीं होंगे। अगर टफ हुए तो भी कहाँ वो टफ आते हैं, एसएससी के प्री में, वो भी एक क्वेश्चन मिनिमम रेशियो पर से टफ, बस इससे ज्यादा नहीं। हाँ बट इसके कंसेप्ट से जो क्वेश्चन बन के आते हैं बाकी चैप्टर्स के, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, वहां पे क्वेश्चन अच्छे अच्छे बन के आते हैं रेशियो से। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 43 देखो सॉल्यूशन। ये यूपीएसआई 2017 में पूछा गया था क्वेश्चन, अगर एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के बराबर है तो उनका अनुपात कितना होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 43, अगर एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के बराबर है तो उनका अनुपात क्या होगा। मैंने वो एक संख्या मान ली ए, इसका कितना 50%। 50% मतलब क्या होता है, इतना तो आपको मालूम रहेगा ना, 50/100 होता है, मतलब 1/2 होता है। ये किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो ये 1/2, तो ए इंटू 1/2 इक्वल्स टू बी, तो बी कितना मिल जाएगा, तो ए अपॉन बी कितना मिल जाएगा मेरे को, 2/1। तो मतलब ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। देखो अब इतना छोटा छोटा क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ रहा है। देखो जैसे ही बेसिक वाले क्वेश्चन सारे खत्म होते हैं ना, मैं बता रहा हूँ ये बेसिक बेसिक स्टेप्स में लिखना बंद कर दूंगा, क्योंकि स्पून फीडिंग आपको मिनिमम से मिनिमम में 40 से 50 क्वेश्चन तक की दूंगा, मैक्स टू मैक्स 7 तक। उसके आगे तो ऐसा उड़ाऊंगा ना मैं आपको, क्योंकि जब तक आपके सामने मैं खुद क्वेश्चंस को हवा में नहीं उड़ाऊंगा तब तक आप लोग उड़ाना नहीं सीखेंगे। क्योंकि जब मैं ऑफलाइन में सिखाता था ना, मैं जैसा करता था बच्चे वैसा ही काम किया करते थे। अगर मैं क्वेश्चन को फटाफट काट रहा हूँ तो बच्चे भी क्वेश्चन को वैसे ही काटते थे, ज्यादातर बच्चे, क्योंकि मैंने वैसा काटना उनको सिखाया था। समझ गए, अगर मैं आपको पूरा सॉल्यूशन लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके नोट्स के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बोलूंगा आप एग्जाम में बिल्कुल इतना लंबा लंबा स्टेप लिख के आओ, जहां पे आप 1 मिनट के क्वेश्चन के पीछे 3 मिनट बर्बाद कर दोगे अपना। समझ गए, वो काम बिल्कुल नहीं करना है आपको, सिर्फ नोट्स के लिए ही मैं आपको दे रहा हूँ बस, नहीं तो। और अगर आप लोग मुझसे ऑफलाइन में पढ़ते ना, मैं सीरियसली बता रहा हूँ ना, मैं इतना सारा लिखता ही नहीं, मैं क्वेश्चन को क्वेश्चन में ही सॉल्व कर दिया रहता, क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन में निपटा दिया रहता, मैं इतना बोर्ड भी लिखता भी नहीं। समझ गए, देखो अगर आपको लाइव पढ़ना है, लाइव मतलब कि यूट्यूब के ऊपर लाइव 1-to-1 इंटरेक्शन के साथ, तो आप लोग ना कमेंट सेक्शन में बताओ जी सर हमको लाइव चाहिए, तो मैं लाइव का सेटअप वगैरह तैयार करता हूँ। नहीं तो लाइव करने का मतलब नहीं होगा, क्योंकि अभी देखो स्टार्टिंग में ना ज्यादा बच्चे नहीं है, बच्चे हैं बहुत ही कम बच्चे हैं, लेकिन जो भी हैं वो बहुत अच्छे बच्चे हैं, लॉयल बच्चे हैं, वो उतना ही अच्छा है। अगर आपको लाइव लेक्चर चाहिए तो आप लोग बोलो, तो मैं लाइव का सेटअप करता हूँ। आप लोग 1-to-1 इंटरेक्शन, जैसे आपके स्कूल और कॉलेज के लेक्चर रहते हैं, आप लोग टीचर के साथ में बात कर सकते हो, वैसे आप यहाँ पे मुझसे भी बात कर पाओगे चैटिंग के थ्रू। 1-to-1 तो नहीं होगा, 1-to-1 बात करना है तो आपको टेलीग्राम, इंस्टा और मेल के ऊपर मेरे को मैसेज करना होगा। ओके, तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 44, ये भी यूपीएसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो इसके अंदर ना मैंने यूपीएसआई और एसएससी के सारे क्वेश्चंस कवर किए प्रीवियस ईयर के, जो 2020 तक जो एसएससी का लेटेस्ट पेपर हुआ था, 2021 वाला भी है, और यूपीएसआई का जो लेटेस्ट पेपर 2017 में हुआ था, उसके बाद ये अभी तक नहीं हुआ। अभी इसकी वैकेंसी के फॉर्म भरे गए, जो मे बी पॉसिबली 3-4 महीनों बाद, क्योंकि यूपी का इलेक्शन मार्च में है, तो यूपी गवर्नमेंट
कोशिश करेगी पेपर दिसंबर के पहले खत्म हो जाए। ओके, तो मैंने वो सारे क्वेश्चंस कवर किए हुए। धीरज रखो, धीरज। आपको लगता रहेगा सर जल्दी से जल्दी आप 44 तक पहुंच गए, इतना क्या भगा रहे हो आप? भगा नहीं रहो बच्चा, क्वेश्चन सच्ची में सिंपल है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन तो आगे बढ़े हैं आप सबके इंतजार में। आपने नंबर सिस्टम पढ़ा था ना, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे उसके अंदर, दिमाग की बैटरी खोल दिया करते थे वो क्वेश्चन। ओके, चलो। प्रथम संख्या का 1/2 दूसरी संख्या के 0.25 के बराबर है, तो दूसरी संख्या और प्रथम संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा? 1/2 of first number is equal to 0.25 of second number, then what will be the ratio of between the second number and the first number? फर्स्ट नंबर, ये क्या बोल रहा है? फर्स्ट नंबर का 1/2, फर्स्ट नंबर का 1/2 किसके बराबर है? दूसरी संख्या के 0.25। देखो 0.25 को आप लोग 1/4 भी लिख सकते हो, तो ये कितना बन जाएगा मेरा? 1/4। तो ये 2 दूनी 4, ये a/b यहाँ पे आएगा, और ये कितना बन जाएगा? 1/2। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, गलती से ऑप्शन डी टिक मत मार देना, ये गलत आंसर है। क्या बोला गया है यहाँ पे? दूसरी संख्या और प्रथम संख्या के बीच का अनुपात, मतलब b/a निकालना है, यहाँ पे 2:1 होगा। ऑप्शन है, देखो एग्जामिनर आपके दिमाग के साथ खेलता है, उसने ऑप्शन डी मार के रखा है ताकि बच्चा एग्जाम के प्रेशर में आके डी टिक मार दे OMR शीट के ऊपर। और ये एग्जाम ऑनलाइन होता है, एक बार आंसर सबमिट हो गया, क्या पता आपके ध्यान में ना आए और आपने वही सबमिट करके आ गया आंसर। समझ गए? तो एग्जाम के स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए ना आपको एक चीज देनी चाहिए, वो होता है मॉक टेस्ट। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ प्रिपेयर किया और मॉक टेस्ट नहीं दिया ना, तो ये चांसेस रहते हैं कि आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में उसके प्रेशर के अंडर में आके आप आता हुआ क्वेश्चन रॉन्ग करके आ जाओ। जब मैं एग्जाम देता था, पढ़ता था, तो मैंने खुद फील किया है ये। मेरा जब फर्स्ट गवर्नमेंट एग्जाम था, जब मैंने दिया था CDS का, तो मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, और एग्जाम के अंदर मतलब मैंने आते हुए कम से कम 20 to 25 क्वेश्चन रॉन्ग किए थे। रॉन्ग, क्योंकि क्वेश्चन मुझे आते थे, फिर भी एग्जाम के प्रेशर के अंदर में आके मैं ऑप्शंस पे क्या हुआ, कंफ्यूज हो गया। और ऐसे ही ऑप्शन थे वो कुछ, जिनमें लगते थे हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है ना, जैसे यहाँ पे सेकंड और फर्स्ट नंबर को बोल दिया है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ मॉक टेस्ट दो, ताकि आप लोगों को बिल्कुल एग्जाम का स्ट्रेस फील ना हो। समझ गए? और जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगी, खास करके CDS वाले बच्चों के लिए, अगर सिलेबस टाइम पे कवर होता है हमारा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी कि मैं सिलेबस टाइम पे खत्म करवा दूं आपके एग्जाम के पहले, तो हम लोग मिनिमम 2 मॉक टेस्ट तो जरूर लगाएंगे मैथ्स के एग्जाम के। 2 मॉक टेस्ट, मिनिमम 2 मॉक टेस्ट मैं आपके लिए लेके आऊंगा यूट्यूब के ऊपर लाइव। ओके, चलिए इसको रखता हूँ, ये अच्छा लग रहा है। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 45। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? एक कॉलेज में 25% पुरुष शिक्षकों की संख्या महिला शिक्षकों की संख्या के 1/3वें भाग के समान है। उस कॉलेज में पुरुष शिक्षकों तथा महिला शिक्षकों की संख्या का अनुपात क्या है? मैंने पुरुष शिक्षक को मान लिया मेल और महिला शिक्षक को मान लिया फीमेल। ओके, तो यहाँ पे देखो इंग्लिश वालों के लिए पढ़ रहा हूँ मैं। इन अ कॉलेज 25% ऑफ मेल फैकल्टीज आर इन सेम नंबर एज अ 1/3 ऑफ द फीमेल फैकल्टीज। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल फैकल्टी टू द फीमेल फैकल्टी? ओके, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया? 25% ऑफ मेल फैकल्टी, 25% ऑफ मेल फैकल्टी इज इक्वल्स टू द 1/3 ऑफ द फीमेल फैकल्टी। तो ये बन जाएगा मेरा 1/4। तो ये कितना मिल जाएगा मेरे को? m/4 इक्वल्स टू f/3। और f को यहाँ पे लो और 4 को यहाँ पे भेजो, तो m/f इक्वल्स टू 4/3। तो रेशियो कितना मिल गया? 4:3। सिंपल क्वेश्चन था, सेंटेंस वाला था लेकिन सिंपल था। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो सॉल्यूशन, आई होप आप लोग सारे क्वेश्चन अच्छे से लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो। और गाइज एक अनाउंसमेंट कि मैं आने वाले 1 वीक के अंदर अंदर
सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज को चालू करने वाला हूं, जहां पे मैं हर चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं, क्योंकि हमारे पास एटलीस्ट 4 मंथ्स बचे हुए हैं और मुझे साथ साथ में प्रीवियस ईयर लेके चलना पड़ेगा ताकि टाइम पे खत्म हो जाए आपका सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दोनों। समझ गए? अगर आपको कोई फ्रेंड है जो सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसको बताओ कि इस चैनल के ऊपर मैथ्स का फ्री कोर्स चालू है, जहाँ पे आपको फ्री में पीडीएफ भी मिलती है। आपको देखो बच्चे लोगों ने सिर्फ लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं यूट्यूब ऑनलाइन के ऊपर, यहाँ पे आपको फ्री में पीडीएफ, वो भी किसकी, क्वेश्चंस की और सॉल्यूशंस की, दोनों पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ मैं। तो आप लोगों को काम है कि आप इस क्लास को जितना शेयर कर सके उतना शेयर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। समझ गए? चलो तो बढ़ते हैं आगे। सॉल्यूशन देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पुलक और मेंजा के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात 5:9 है, जबकि जयराम और मेंजा के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात 7:18 था। देखो अब यहाँ पे क्या बोला गया, पुलक और मेंजा, पुलक और मेंजा के पास जो कंचे हैं मार्बल से, उसका अनुपात कितना है, 5:9। फिर उसके बाद में देखो जयराम और मेंजा के पास कितने हैं, 7:18। जयराम और मेंजा के पास कितने हैं, 7:18 है। तो मैं काम करता हूं, मैं पुलक के लिए P और मेंजा के लिए M और जयराम के लिए J और मेंजा के लिए M रख देता हूं। ओके, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या, मेंजा यहाँ पे एंडिंग में है और मेंजा यहाँ पे क्या है, एंडिंग में। तो दोनों दोनों एंडिंग में हो तो नहीं होगा, हम लोग को इसको ऐसा सेटअप करना होगा कि एक इसका स्टार्टिंग में। अगर मैं इसको घुमा देता हूँ मेंजा और जयराम को, तो एम यहाँ पे मिल जाएगा और जे मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा। देखो ये जिससे खत्म हुआ अब यही उससे शुरू हुआ, तो हम लोग इसका एक कंबाइन रेशियो निकाल सकते हैं ना, पी एम और जे का। ध्यान में रखना रेशियो में कभी भी अगर आप लोग ऐसा फॉर्म कर रहे हो तो ये जिससे खत्म होगा उसी से अगला रेशियो शुरू होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे आप लोग ए और बी कर रहे हो तो यहाँ पे बी और सी आना चाहिए। आप लोग ऐसा ए बी और सी बी नहीं कर सकते हो, ये प्रॉपर नहीं होगा, सॉल्व नहीं होगा ये। समझ गए? तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो मालूम होनी चाहिए आप लोग को, इसलिए बोलते हैं बेसिक स्ट्रांग होगा तो सब कुछ इजी जाता है। चलो तो पुलक और मेंजा कितना है, 5 और 9, और मेंजा और जयराम कितना है, 18:7। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया पुलक और जयराम के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात। पुलक और जयराम के पास जितने मार्बल्स है उनका रेशियो कितना है। पुलक और जयराम जैसे कि ये और ये फर्स्ट और लास्ट, तो मैंने फर्स्ट और लास्ट सिखाना आपको बताया कि उसको कैसे निकाला जाता है। तो ये सर्कल निकाल देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, पुलक और जयराम। तो मैंने क्या बोला है, अगर कभी भी फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछे और डायगोनली हो तो क्या करो, कैंसिल कर दो, 9 दूनी 18, तो और सबको मल्टीप्लाई कर दो। अगर कैंसिल नहीं हो रहा तो 5 दूनी 10 और ये 7, तो 10:7। ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, बढ़ते आगे। यहाँ पे क्या है, ये एक न्यू टाइप है, बेसिक वाला, लिख के ले लो। क्वेश्चन क्या है मेरा, 47। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 क्या है मेरा, दो पूरी संख्याओं का अनुपात 5:7 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा उनका योग हो सकता है। दो नंबर दिए गए हैं मेरे को, ए और बी, और क्या उनका रेशियो कितना है, 5:7, और इनका सम कितना होगा, 12 होगा। बट हम लोग को क्या पूछा गया, उनमें से कौन सा योग हो सकता है। तो 12 तो हमको आंसर दिख नहीं रहा है। देखो रेशियो जो लिखे हुए होते हैं ना, वो उन्हीं नंबर्स के होते हैं जिनमें, जैसे मैं अगर बोलूँ यहाँ पे 15 और 20 दिया हुआ है, अगर मैं इसको डिवाइड करके क्या लिख सकता हूँ, 3 और 4 लिख सकता हूँ, और इन दोनों का सम कितना आएगा, 15 और 20 का सम आएगा 35। ओके, और इसका सम कितना आएगा, 7।
दोनों का रेशियो सेम ही है, मैंने ये 3:4 इसी 15 और 20 में से निकाले। तो ये जो 35 आंसर मिला है, क्या ये 7 का मल्टीपल नहीं है? मतलब जो मेरा आंसर हो गया वो 12 का मल्टीपल नहीं होगा, 12 का मल्टीपल ही रहा होगा ना, रेशियो में है तो। जो भी मेरे को सम मिला है, क्या वो 12 का मल्टीपल नहीं होगा? और 12 का मल्टीपल ऑप्शन में से जो भी है वो लिख लो, वो होगा मेरा ऑप्शन बी 60। 12 48, 12 पंचे 60, क्योंकि बाकी कोई भी ऑप्शन मेरा 12 का मल्टीपल नहीं है। समझ गए? और अगर आपके मन में डाउट होगा सर अगर कोई दूसरा ऑप्शन 12 का मल्टीपल हुआ, जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिया गया है जो रेशियो 5/7 हो, तो उसके लिए एक ही ऑप्शन देगा एग्जामिनर। अगर दो ऑप्शन दिया मतलब वो क्वेश्चन रॉन्ग है, सीधा सीधा रॉन्ग है वो क्वेश्चन। हो गया, चलो बढ़ते हैं आगे। एक ही क्वेश्चन था ऐसा? क्वेश्चन नंबर 48। उस टाइप का एक क्वेश्चन और था, शायद वो आगे हो। क्वेश्चन क्या बोला गया देखो, यदि कोई छात्र तो यदि कोई छात्र तो उसके 5 दोस्तों ए बी सी डी और ई में 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 और 1/7 के अनुपात में मिठाई वितरित करता है, तो मिठाई की कुल न्यूनतम संख्या कितनी होगी? जितने उसने मिठाई बांटे, तो उसका न्यूनतम मतलब लोएस्ट वैल्यू कितना होगा, कि उसने मिनिमम कितने मिठाई तो बांटे ही होंगे, बाकी जो ऊपर का बचा हुआ तो खुद खा गया होगा वो। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, 1/2 मतलब ए बी सी डी और ई। क्या दिया गया, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 और 1/7 दिया गया है। अब इसको अगर नॉर्मल करना, तो मैंने क्या बोला है, इसके अंदर इसका एलसीएम मल्टीप्लाई करना होगा, और इसका एलसीएम क्या होगा, 5×7 = 35, 35×3 = 105, और 105 में जब मैं 4 मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना मिल जाएगा मेरे को, 420। तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर 420 मल्टीप्लाई कर दूंगा इसका एलसीएम। मैं इतनी उम्मीद रखता हूँ कि आपको इनमें से तो एलसीएम निकालना आता ही होगा, इतने भी गए गुजरे बालक नहीं हो। अगर हो तो जाओ बेसिक पढ़ के आओ फिर एलसीएम का, क्योंकि एचसीएफ एलसीएम एक अलग चैप्टर है, उसके अंदर ये जो बेसिक है ना, ये मिनिमम आपको जो भी सिखाने वाला होगा वो आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट ही सिखाएगा बस, उसके बाद वो ये बेसिक छुएगा भी नहीं। क्योंकि एचसीएफ एलसीएम में अच्छे अच्छे प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जो होते हैं नंबर्स के ऊपर और होते हैं पॉलिनोमियल्स के ऊपर। तो इतना तो बेसिक आपको आना ही चाहिए, समझ गए? क्योंकि ये जो एग्जाम है ये ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, समझ गए? चलो देखो, यहाँ पर अगर आप 420 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 2×4, 2×1 = 2, 0×0, 3×3, 3×4 = 140, 4×4, 4×5 = 20, 5×8 = 40, 5×4 = 20, 7×6 = 42, 7×6 = 42 और ये 0। तो अब इन सबका क्या करना है, मेरे को सम निकालना है। तो देखो सबको जोड़ने की जरूरत नहीं है, इसका जो ये देखो, अब इस क्वेश्चन में यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है, सिर्फ इसका और इसका सेम है, ए और सी का। तो पहले इसका यूनिट डिजिट कैलकुलेट कर लो, 000, 055, 549, 909। मतलब आंसर जो भी होगा उसका यूनिट डिजिट 9 आएगा, मतलब ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। समझ गए? इतना बुरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन सब सॉल्व करते हैं। एग्जाम में शायद आप ऑप्शन को ना देख के आप इसको टोटल सॉल्व करो और इसको 599 लिख दो, तो वो आपका टाइम खराब होगा। सीधा यूनिट डिजिट पे जाओ, देखो क्या है क्या नहीं है, सीधा टिक मारो, बढ़ो आगे। समझ गए? चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 49, सॉल्यूशन। एक क्लब में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, मतलब बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है, 3:2 है। तो वहां उपस्थित लोगों की कुल संख्या कितनी हो सकती है? मैंने क्या बोला, टोटल सम पूछा गया, मतलब ये इसका टोटल सम कितना है, मेरा 5 है टोटल सम। तो आंसर जो भी होगा वो 5 का मल्टीपल होगा, मतलब ऑप्शन बी 5 का मल्टीपल। और मैंने क्या बोला था, ये केवल और केवल देखो, ये एएलपी 2018 में है और वो क्वेश्चन 2019 का था जो हमने पीछे देखा। समझ गए?
तो क्वेश्चन का पैटर्न वही था और ऑप्शन केवल एक ही आंसर दिया हुआ है, दो आंसर नहीं दिया है। तो ऐसे में क्या होगा, आंसर क्या होगा, 5 का मल्टीपल होगा। जाहिर सी बात है, अगर उसका सम 5 है तो आंसर भी क्या होगा, 5 का मल्टीपल ही रहा होगा। तो टोटल कितने लोग थे, 25 लोग थे वहां पे। ओके, कितने लोग थे वहां पे, 25 लोग थे। चलो, अगर यहाँ पर आपसे बॉयज और गर्ल्स का नंबर पूछ लिया जाए, तो यहाँ पे 5 का वैल्यू कितना दिया है, 25 दिया गया, मतलब एक की वैल्यू 5 है। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी मेरी, 15। 15 मतलब कितने मेरे बॉयज, और अगर 15 मेरे बॉयज है तो गर्ल्स कितनी होंगी मेरी, 10 होंगी। समझ गए। चलो बढ़ते हैं आगे। ये देखो, ये क्वेश्चन कब पूछा गया, एसएससी सीजीएल एग्जाम 2019 में इसका फॉर्म भरा गया था, और एग्जाम मार्च 2020 में हुआ था, तब जब लॉकडाउन लगा था, शुरुआत हुई थी लॉकडाउन की, कोरोना ईयर की। चलो, दो संख्या दी गई है, दो संख्या 5:7 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या कीजिए, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, यहाँ पे मैं तो सीधे बोलूंगा, ज्ञात करने की कोई जरूरत नहीं है, आंसर जो भी होगा, दूसरी संख्या क्या मेरी 7 है, तो आंसर मेरा 7 का मल्टीपल ही होगा। कॉमन सी बात है, मैंने अभी तक देखा है कि जो भी आंसर मेरा रहा होगा, जैसे कि अगर मैंने बोल दिया कि मेरा पहला नंबर ए और रेशियो बी दिया हुआ है, ये मैंने बोल दिया आपको कि ये 3:5 है, और मैंने बोल दिया अगर आपको मेरा फर्स्ट नंबर 12 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, ये क्या है, 3 चौक 12, 4 गुना है ना, तो जाहिर सी बात है ये भी इसका 4 टाइम्स होगा, तो 5 चौक 20, मतलब मेरा जो भी आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। और मेरा सेकंड नंबर कितना, 7 है, तो 7 का मल्टीपल कितना दिया हुआ है, 28। खत्म, क्वेश्चन इधर ही खत्म, इसके आगे नहीं जाना है। क्वेश्चन को ऐसे पढ़ो कि क्वेश्चन का 80% निचोड़ आपको क्वेश्चन में ही मिल जाए, ताकि आपको जो पेन और पेपर पे लिखना हो तो आपको पता हो कि आपको क्या लिखना है। समझ गए। जो क्वेश्चन मानता हूँ अलता फलता एग्जामिनर सेट करके देते, एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा जाते जाते भी, खतरनाक वाला क्वेश्चन जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था, बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन था, बच्चों के हालत, बच्चों के पसीने छूट गए थे वो क्वेश्चन करने में। देखो, तो इसका सॉल्यूशन लिख के लेते हैं हम लोग। तो 5:7, दो नंबर दिए हुए थे, A/B। अगर पहला नंबर कितना है मेरा 20 है, मतलब 5 का मतलब 20, तो एक का मतलब कितना हो गया मेरा, 4 हो गया, मतलब 5 चौक 20। और तो सेकंड नंबर मेरा पूछा है तो 7, तो 4 के अंदर 7 जब मल्टीप्लाई करो तो 7 चौक 28, तो 28 इज माई राइट आंसर, ऑप्शन डी। चलो बढ़ते हैं आगे। ये देखो, अभी क्वेश्चन, और हाँ, यहाँ पे डाल लो यहाँ पे कि ये न्यू टाइप है, सारे टाइप्स कवर करते चल रहा हूं मैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 51, नहीं ये भी उसी टाइप का ही है, यहाँ पे टाइप क्यों। ओके, सॉल्यूशन, दो राशियां दी हुई है 8:9 के अनुपात में, यदि उनमें से पहली 24 है, यदि पहली 24 है तो दूसरी राशि क्या होगी। हाँ देखो, यहाँ पे अब आप थोड़ा सा फंस गए। आंसर मेरा क्या होगा, 9 का मल्टीपल होगा, क्योंकि मेरे से दूसरी राशि पूछी गई है, और दूसरी राशि क्या है मेरी, यहाँ पे 9 है, तो आंसर मेरा 9 का मल्टीपल होगा। तो एक ऑप्शन तो निकल गया, ऑप्शन सी बाहर। तो क्या बचता है मेरा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, ये तीनों आंसर 9 के मल्टीपल है। तो यहाँ पे मुझको सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, बट इसको मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं इसको कैसे सॉल्व किया होता, 8 का मान 24, मतलब 8 3 24, मतलब 1 का मान 3, तो 9 3 27, ऑप्शन ए इज आवर राइट आंसर। खत्म, इतना बोल के मैं आंसर लिख दिया होता, बट सॉल्यूशन के लिए आप लोग लिख रहे हो A/B, जैसे दो राशियां दी हुई है 8:9, और एक का मान कितना दिया हुआ है 24, मतलब 8 का मान कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, फर्स्ट पहली राशि का फर्स्ट फर्स्ट वन का मान, तो एक का मान कितना होगा, 3 हो गया, और मेरे को 9 का मान चाहिए, तो 9 3 27, दिस इज अवर आंसर 27। ओके, तो ये भी उतना कोई बड़ा एग्जाम था नहीं, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था 2020 में। देखो, एसएससी का पेपर जो बनाता है वो टीसीएस वाली कंपनी, और टीसीएस के क्वेश्चन कहाँ पूछे जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के एग्जाम में। कुछ क्वेश्चन वेस्ट बंगाल में भी पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन बिहार में पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से जो टीसीएस पेपर सेट करता है वो एकदम क्लास पेपर होता है, समझ गए। तो एसएससी के अगर आप लोगों ने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए मेंस प्री के, तो चांसेस होते हैं कि आपके बाकी एग्जाम्स के जो सिलेबस है वो 95%, तो 90% तक तो आप कवर कर ही लोगे। समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन के ऊपर। ऑप्शन नंबर ई। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 52। ये पूछा गया एसएससी मेंस 2011-18 में। सॉल्यूशन। क्या पूछा गया क्वेश्चन? दो संख्याओं के बीच 5:4 का अनुपात है, तदनुसार यदि पहली का मान 40%, यदि पहली का 40% का मान 12 है, यदि फर्स्ट का 40% मतलब 5 का 40% 12 है, तो दूसरी संख्या का 50% कितना होगा? इजी क्वेश्चन है, कुछ टफ क्वेश्चन नहीं है। और ये क्वेश्चन तब का है जब टीसीएस के हाथ में पेपर नहीं था, इसलिए इतना इजी क्वेश्चन मेंस के अंदर पूछा गया है। किसके अंदर? मेंस के अंदर। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया गया? 5:4। और अगर इसके अंदर मैं एक नंबर मल्टीप्लाई करता हूं एज अ कांस्टेंट, तो 5a इंटू 4a बन जाएगा मेरा। कितना बन जाएगा मेरा ये? 5a इंटू 4a। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि पहली संख्या का 40% मतलब 5a का 40% कितना है मेरा? 12। कितना है? 12 है। तो ये मेरे को, इसको मैं काट लूंगा। तो 5 दूना 10, 2 दूना 4, इसका 6। तो ए की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को? 6 मिल गई। अब कैसे काटा ये तो आता ही होगा, इतने ही बेकार बालक तो नहीं हो तुम लोग। ओके, तो अगर ए का मान 6 है तो दूसरी संख्या का 40% मतलब 4a जो मेरा बी का है वो मेरा कितना बन जाएगा? 24। और 24 का 50% मतलब 24 का सीधा आधा, मतलब ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर। समझ गए? 24 का जो है मेरा 50% लिख देता हूँ यहाँ पे, कितना होगा? 12 होता है। ओके, मतलब दूसरी संख्या का 50%। कितना? 12। और यहाँ पे याद रखना आप लोग, जहां कहीं भी का यूज हो या ऑफ का यूज हो, वहां पे क्या आएगा? वहां पे सीधा सीधा मल्टीप्लाई का सिंबल आएगा। इसका मल्टीप्लाई का सिंबल। समझ गए? ऑफ मतलब ही होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। देखो सॉल्यूशन देखो। 53 कितना मेरा? ये यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है। और आप लोग को मैं बोलूंगा, अब तक आपने 52 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो आप सबके लिए तालियां। तो इस वीडियो को करो अभी पॉज और करो इसको सॉल्व। सॉल्व हो गया 1 मिनट के अंदर तो बहुत अच्छी बात है, आपकी प्रैक्टिस और पढ़ाई बहुत अच्छे से चालू है। अगर नहीं हुआ तो अभी भी थोड़ी सी कमी है जिसको और मेहनत करने की जरूरत है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? एक गांव में साक्षर लोग और निरक्षर लोगों का अनुपात 8:9 है। अगर गांव में साक्षर लोगों की संख्या 256 है और गांव में निरक्षर लोगों की कुल संख्या कितनी है? मतलब कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि एजुकेटेड मतलब पढ़े लिखे लोग और अनएजुकेटेड मतलब अनपढ़ लोग, उनका रेशियो कितना दिया हुआ है? 8:9। ओके, फिर उसके बाद में क्या बोला? अगर गांव में साक्षर लोगों की संख्या 256 मतलब अगर एजुकेटेड कितने? 256 मतलब अगर 8 का वैल्यू कितना दिया है? 256 दिया है। देखो अब अगर यहाँ पे कॉमन सी चीज अगर देखी जाए, हम लोगों को क्या पूछा गया कि अनएजुकेटेड लोग कितने होंगे? अब यहाँ पे मेरा देखो, ये क्या मेरा 9 है, तो मेरे को 9 का मान बताना है। अब मेरे को 9 के लिए, मैंने आपको 9 के लिए एक बहुत अच्छी चीज सिखाई, वो है हमारा डिजिटल सम। डिजिटल सम। तो क्या इसको सॉल्व करने की आगे जरूरत है? प्रेजेंस ऑफ माइंड मैथ्स के एग्जाम में बहुत जरूरी होता है कि अगर आप देखो, आपको यहाँ पे 8 का मान 256 मिला है, आप 1 का मान निकालोगे, फिर उस 1 के अंदर 9 को मल्टीप्लाई भी करके देखोगे, तब आपको 9 का मान मिलेगा। बट अगर उससे पहले ही आप 9 का मतलब डिजिटल सम हमने पढ़ा है, तो मतलब जो आंसर 9 का मल्टीपल होगा या जिसका डिजिटल सम 9 होगा, वही हमारा आंसर होगा। श्योर सी बात है। देखते हैं क्या इसका डिजिटल सम 9 होगा।
ओके, 5 4 9 2 नहीं होगा, इसका डिजिटल सम 9। फिर इसका क्या होगा, 9 1 7 1 8 18। चलो एक ये चांसेस है इसके, क्योंकि इसका डिजिटल सम 9 हो रहा है। फिर ये 3 1 4 इसका नहीं होगा। फिर 8 2 10 2 18 इसका भी एक चांस, मतलब अब हम लोग दो ऑप्शन में आके फंस गए कि किसका डिजिटल सम होगा, ये होगा या ये होगा। देखो अब यहाँ पे जब हम लोग को मिल गया है तो हम लोग 8 का मान कितना मिला, 256। तो एक का मान कितना मिल जाएगा, 8 3 24 कह रहे, 8 दूनी 16 32। तो 9 का मान कितना मिल जाएगा, 32 इंटू 9। तो यूनिट डिजिट मेरा कितना आएगा, यूनिट डिजिट मेरा आएगा 8, मतलब ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होगा। जस्ट सपोज अगर ये 197 जो दिया हुआ है, अगर यहाँ पे कोई दूसरा नंबर होता और उसका डिजिटल सम 9 नहीं बन रहा होता, तो आपको ये ऑप्शन डी डायरेक्ट मिल गया होता ना। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद 80% चीज क्वेश्चन में से निचोड़ लो। अगर वहां पे कहीं पे आपको 9 दिख रहा है, ट्राई मल्टीपल रेशियो में ना, कितने क्वेश्चन आपको मल्टीपल से आप सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करने की पूरी कोशिश करो, ताकि आपको पूरा लिखने की जरूरत ना पड़े। समझे, अगर यहाँ पे 197 को 198 दिया होता, तो जाहिर सी बात है वहां पे आपको नहीं करना पड़ता कुछ भी, तो आप सीधा ऑप्शन डी टिक मार्क किए होते। 198 नहीं, 198 का भी 0 और 9 होता है, 200 दिया होता। ओके चलो, तो 53 आपको समझा, तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 54, इसका सॉल्यूशन लिखो। यदि एक कमरे में मेज और कुर्सी का अनुपात 7:9 है, मेज और कुर्सी मतलब टेबल्स एंड चेयर्स का रेशियो कितना दिया हुआ है, 7:9। तो ये मेरा टेबल और ये मेरा चेयर, 7:9 दिया हुआ है। देयर आर टोटल 560 टेबल्स। टेबल्स कितने, 560। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ चेयर्स। ये क्वेश्चन देखो, एसएससी सीएचएसएल 2019 में इसका फॉर्म भरा गया था और 17 मार्च 2020 को इसका एग्जाम हुआ था। अब क्या पूछा गया है, व्हाट इज द नंबर ऑफ चेयर्स, मतलब हम लोग को 9 का मान बताना है, 7 का मान कितना दिया हुआ है 560। अब 9 का मान बताना है, 9 मतलब डिजिटल सम मैजिकल नंबर। तो पहले देखो जो 9 का अगर वैल्यू पूछ रहा है, तो आंसर में 9 का मल्टीपल बैठा होगा, आंसर भी 9 का मल्टीपल ही रहा होगा ना हम लोग का। तो जो 9 का मल्टीपल है उसको यहाँ पे ढूंढ के लो। 9 का मल्टीपल कौन कौन सा मेरा, देखो ये मेरा 7 3 10, 9 19, नहीं ये तो नहीं है। फिर ये 4 6 10, 7 का मान कितना दिया है 560। ओके, तो यहाँ पे किसका मान पूछा गया अभी, चेयर्स का मान। और चेयर्स में क्या लिखा हुआ है, चेयर्स में लिखा हुआ है 9। 9 मतलब मैजिकल नंबर, क्या होता है मेरा, मैजिकल नंबर होता है। तो 9 मतलब डिजिटल सम, और हम लोग उसका चेक कर रहे थे कि कौन कौन सा ऑप्शन 9 का मल्टीपल है। देखो ये 7 3 10 9 19, ये तो नहीं है। फिर 4 6 10 3 13, ये भी नहीं है। फिर 8 4 12, 12 और 9 21, ये भी नहीं है। बचता है ओनली ये ऑप्शन, और यही हमारा आंसर होगा, 5 3 8 1 9। चाहिए तो हम लोग चेक करके भी लेते हैं, ताकि आपके नोट्स के लिए प्रॉपर हो जाए। एक का मान कितना मिल जाएगा हम लोग को, 7 8 56। ओके, वेट वेट वेट, टोटल नंबर ऑफ चेयर्स ना। ओके, तो 7 एकम 7, 7 8 56, ये जो लिखा हुआ है ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन में एक लाइन और लिखा हुआ है, यदि कमरे में 560 मेज और कुर्सियां है, तो मतलब मेज और कुर्सियां दोनों जोड़कर, टेबल और चेयर्स दोनों जोड़कर कितना है। तो ये भी नहीं होगा, ये 7 यहाँ पर भी नहीं आएगा। आंसर हमारा राइट है, हमको क्या निकालना था, 9। 9 मतलब चेयर का नंबर निकालना था, तो आंसर 9 का मल्टीपल होगा, आंसर राइट मिला। बट अगर बाय सॉल्यूशन जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या बोला गया, 560 मेज और कुर्सी है, मतलब तो 7 और 9 कितना होता है 16, तो ये 16 का मान है। कितना, ये 16 का मान है। इन दोनों का सम कितना होता है 16 ना, तो 16 का मान कितना दिया हुआ है 560। तो अगर मेरे को 9 का मान निकालना है, तो 560 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 16, क्योंकि 16 जाएगा नीचे और 9 यहाँ पे क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है ना। दिखा देता हूँ एक बार, रुको। देखो एक का मान कितना मिल जाएगा मेरे को,
560/16, और जब मैं इसके अंदर 9 मल्टीप्लाई करता हूँ तो 560 इंटू 9/16, बस 16 यहाँ से वहां हुआ और कुछ नहीं। तो आप इसको क्या करो, डिवाइड करो। देखो 16 तिया 48, बचता है 8, तो 16×5 = 80, कितना मिल जाएगा आप लोगों को, 35 इंटू 9। देखो 9×5 = 45 का 5, कैरी 4, 9×3 = 27 और 4 = 31, 315 हमारा आंसर आ गया। देखा आपने, आंसर हमारा 315 है। अब ये आपका सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है या ये इतना वाला, एग्जाम में आपको ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर नहीं आ रहा है तो बेशक आप ये चूज कर सकते हो, बट ये टाइम की बर्बादी होगी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि क्वेश्चन में क्या लाइंस लिखी हुई है। हमने क्वेश्चन में एक लाइन मिस की तो हमने 7 को ही 560 के बराबर लिख दिया, बट यहाँ पे क्या लिखा है, मेज और कुर्सियां दोनों मिलाकर 560 है एक साथ। आंसर हमारा भले बरोबर आया है बाय प्रेजेंस ऑफ माइंड के ऊपर, क्योंकि हमको 9 चाहिए था तो हमने 9 का मल्टीपल देख लिया बाय इजली। ओके, तो बढ़ते हैं आगे, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ब्लैंक स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 55। देखो क्वेश्चन नंबर 55 सॉल्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 55 क्या मेरा, यदि 800 रुपए की राशि को रवि, मोहन और गोविंद में बांटा जाता है 2, 5 और 3 के रेशियो में, तो मोहन और गोविंदा को मिली राशि का योग कितना होगा। इफ एन अमाउंट ऑफ 800 इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन रवि, मोहन एंड गोविंद in the proportions 2, 5 and 3, they the sum of the shares of Mohan and Govind is. ओके, तो मोहन और गोविंद, और किसका दिया गया, रवि, मोहन और गोविंद, रवि, मोहन और गोविंद, ये लोग बांटते कितना है अपने में, 800 रुपए, और शेयर्स कितना दिया गया है, 2:5:3, और पूछा क्या गया है यहाँ पर, मोहन और गोविंद का सम, मोहन और गोविंद का सम कितना होगा। इन दोनों की अगर 800 रुपए में ये दोनों को जितना मिला, इन दोनों का सम कितना हो रहा है, +8। ओके, तो ये जो टोटल अनुपात बांटा गया है ये कितना है, 5 3 8 2 10 के बराबर है। मतलब 10 का वैल्यू कितना दिया गया, 800 रुपया। ओके, तो मतलब 1 का मान कितना हो गया, 80 रुपया। और हमको पूछा क्या गया, हमको पूछा गया 8 का मान, दोनों का सम ना, और दोनों का सम कितना है, मोहन और गोविंद का सम। देखो मोहन और गोविंद को मिली राशि का योग, 5 और 3 की उनकी राशि मिली है, उसका योग कितना है, 8। तो 8 का मान मेरे को कितना मिल जाएगा, 80 × 8 मतलब 640। 640 इज माई राइट आंसर। अब यहाँ पे आप लोग फंस जाते हैं, मालूम है कहाँ गए आप, यहाँ पे अगर आप लोग दिखते कि आपको 8 निकालना है और 8 का मल्टीपल देखते, देखो ये 2020 का क्वेश्चन है, तो इसके अंदर एग्जामिनर बहुत अच्छे से खेला है। उसने 240, 400, 556 और 640 चारों 8 के मल्टीपल देके रखे हैं उसने। यहाँ पे आप शायद से फंस जाते थे, समझ गए, इसलिए यहाँ पे सॉल्व करना जरूरी था हम लोगों को। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 56, ये वेस्ट बंगाल एसआई का है, जहाँ पे हमारी ममता दीदी का राजा आजकल। क्या लिखा गया है, 3 संख्याओं का योग कितना है, 136। तो मैंने 3 संख्या क्या मान ली, a प्लस बी प्लस सी का योग कितना दिया हुआ है, 136। यदि पहले और दूसरे के बीच का अनुपात 2:3 है, मतलब a:b का अनुपात कितना है, 2:3, और दूसरे और तीसरे के बीच का अनुपात 5:3 है, b:c कितना मेरा, 5:3। तो दूसरा नंबर क्या होगा, तो दूसरा नंबर क्या होगा, देखो a:b:c में मैंने निकालना सिखाया आपको, कितना मिल जाएगा, 10, 15 और 9। और क्या पूछा गया, दूसरा नंबर, मतलब b का वैल्यू पूछा गया 15। अब जो भी मेरा 15 नंबर होगा, जो भी b का वैल्यू होगा वो 15 का मल्टीपल होगा, और 15 का मल्टीपल ना तो ये है, ना तो ये है, और ना तो ये है, केवल यही है 15 का मल्टीपल, मतलब 60। तो मेरे b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को, 60, जो 15 का मल्टीपल है। और अगर सॉल्व करने के वे से जाते हैं तो देख, तो सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। ऐसे क्वेश्चंस में ना टाइम वेस्ट नहीं करने का, बी का वैल्यू पूछा, नंबर कितना देखने, किसका मल्टीपल है, खत्म, उधरी क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर दो बस। देखो तो a प्लस बी प्लस सी, इसका सम कितना है, 136, और यहाँ पे उसका सम कितना मिल जाएगा हम लोगों को, 25 9
34 34 ना, तो 34 का मान कितना दिया हुआ है, 136 दिया हुआ है, और आपको निकालना कितना है, 15 का मान। तो ये क्या बन जाएगा, 136 डिवाइडेड बाय 34 इंटू 15। 34 में अगर आप 4 मल्टीप्लाई करते हो तो कितना मिल जाएगा, 4 चौक 16, कैरी 1, 4 3 12, 1 13, 136, मतलब ये कितनी बार 4 टाइम जाएगा इससे, तो 15 चौक 60, मतलब आपका बी। देख लिया। इतना करने से अच्छा सीधा यही, मतलब देखो 15 का मल्टीपल क्या है, टिक मार के हटाओ। अगर दो ऑप्शन मिलते हैं तो सॉल्व करो, अगर एक ऑप्शन ही है, मतलब कि पहले तो आपको ये मल्टीपल वाला ही देख के लेना है कि मल्टीपल वाला काम कर रहा है कि नहीं। हाँ, अगर वहां पे आपको दिखे कि दो ऑप्शंस मैच कर रहे हैं तो दूसरे पे जाओ। अगर आपको एक ऑप्शन में मिल गया तो दूसरे पे जाने की जरूरत क्या है। और हाँ, एग्जाम में आपको डाउट होगा, मन में आएगा, इसे सवाल मन में आते कि नहीं नहीं सॉल्व करके देख के कंफर्म हो जाते कि आंसर राइट है कि रॉन्ग है। देखो, ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब भर भर के मॉक टेस्ट लगाओगे। अगर भर भर के मॉक टेस्ट लगा लिया ना, तो एग्जाम में जो आंसर मिलेगा उसके ऊपर श्योर शॉट कॉन्फिडेंस रहेगा आपको। समझ गए। इसीलिए सिर्फ पढ़ के एग्जाम में मत जाना, मॉक टेस्ट लगा के जाना। एक बुक मॉक टेस्ट की खरीद लेना सिलेबस खत्म होने के बाद, ताकि कॉन्फिडेंस रहे जो आंसर निकाला वो राइट है। समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन क्या है मेरा, तीन संख्याओं का योगफल 79 है, यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 4:7 है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 4:5, तो दूसरी संख्या क्या है। देखो सीधी सी बात है, तीन रेशियो का योगफल। मैं तो ये लिखने वाला भी नहीं, मैं आपको अगर दिखाऊं ना, क्या दिया हुआ है, ए बी और बी सी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, पहली और दूसरी का अनुपात कितना है, 4:7, दूसरी और तीसरे का अनुपात कितना है, 4:5। तो ए बी सी कितना मिल जाएगा मेरे को, ए बी सी कितना मिल जाएगा मेरे को, 4 चौक 16, 7 चौक 28, 7 पचे 35। ओके, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है उन लोगों ने कि व्हाट इज द सेकंड नंबर, 28। 28 का मल्टीपल 28 ही है यहाँ पे, और कोई दूसरा नंबर नहीं है। ओके, तो आपको यहाँ पे और आगे जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग जाते हो तो देखो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, अगर पूरा सॉल्व करके देखना तो कितना दिया है, 79 दिया हुआ है। तीनों का सम कितना मिल जाएगा आपको, 8 5 13, 13 6 9, कैरी 1, 3 2 5 1 6 7, 79। दोनों क्या है, बराबर है। अगर 79 का मान 79 ही दिया हुआ है तो एक का मान कितना होगा, एक ही होगा। तो 28 का मान कितना होगा, 28 ही होगा। ये पूरा सॉल्यूशन है, लेकिन ये नहीं करना है आपको। अगर यहाँ पे 28 दिया तो आपको आंसर में 28 का मल्टीपल ढूंढना है। अगर लग बाय चांस वहां पे आपको आंसर में मल्टीपल दो मिल जाए, एक से ज्यादा मिल जाए, तो ये सॉल्व करना है आपको। बट अगर नहीं हो तो डायरेक्ट ये करना ही नहीं है। अगर ये किया तो आप लोग खुद अपना समय बर्बाद करोगे। और मैंने बोला है कि एग्जाम में डाउट आता है मन में कि नहीं नहीं एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं श्योर शॉर्ट आंसर, तो ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा। सब कुछ पढ़ने के बाद भी अगर टाइम बर्बाद कर रहे हो तो उसका कोई यूज नहीं है। बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाओ, फिर से बोल रहा हूँ, बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाओ, और प्लस यहाँ पे आपको बोल दे रहा हूँ, सिलेबस खत्म करो यार। आपको मैं बताऊं ना, अगर 100% बच्चे फॉर्म भरते हैं ना, तो 90% सिलेबस नहीं खत्म करते। 90% केवल पढ़ के आते हैं अरिथमेटिक, और जो बाकी के 10% होते हैं उनसे आपका असली कंपटीशन होता है, जो अरिथ प्लस एडवांस दोनों पढ़ के आते हैं। और अरिथ प्लस एडवांस वालों का ही मैथ्स का सेक्शन बहुत अच्छा जाता है, और वो लोग मैथ्स में स्कोर करके अपने सिलेक्शन को कंफर्म कर लेते हैं। समझ गए। तो सिर्फ अरिथमेटिक पढ़ के मत छोड़ देना इस चैनल को। ये चैनल आपको पूरा एडवांस तक लेके जाएगा, खत्म करवाएगा आपका सिलेबस। क्योंकि देखो अभी एसएससी का एग्जाम भी हो गया पोस्टपोन। एस एसएससी का आई थिंक परसों के दिन नोटिफिकेशन आया था कि जो एमटीएस का एग्जाम होने वाला था उसका भी डेट अभी पोस्टपोन कर दिया गया है, जो जुलाई में था। तो अभी आपका सीजीएल पोस्टपोन है, सीएचएसएल पोस्टपोन है, सीपीओ की भर्ती नवंबर में आएगी कि नहीं आएगी वो भी नहीं मालूम है, और एमटीएस का कब होगा ये भी नहीं पता है। तो एग्जाम अभी पोस्टपोन्ड है। तो धीरे धीरे पढ़ते रहो, लेकिन पढ़ते रहो, कंटिन्यूटी मत तोड़ना आप। समझ गए। अगर कभी बीच में मेरे लेक्चर अगर कभी ऑफ हुए तो पीछे का रिवीजन तो मारो। ये सोच के मत बैठ जाने कि लेक्चर नहीं अपलोड होंगे। लेक्चर अपलोड होंगे, सिर्फ टेक्निकल इशू की वजह से ही लेक्चर मैं बंद करता हूँ, नहीं तो मैं लेक्चर बिल्कुल बंद नहीं करता हूँ आपका।
समझ गए? चलो तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 58 सॉल्यूशन। और हाँ गधो, तुम लोग को बता दे रहा हूँ, कोई ना ऐसा चालाकी मत करना कि सर मैं हिंदी में भी लिखता हूँ इंग्लिश में भी लिखता हूँ। लिखना है तो एक ही लैंग्वेज में ही क्वेश्चन लिखना, बस हिंदी या इंग्लिश। क्योंकि मेरे एक दो फ्रेंड थे ऐसे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा करते थे, गधे कहीं के। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 17,600 की राशि प्रसाद, मणिकम और राजेश के बीच इस तरह विभाजित की जाती है कि प्रसाद और मणिकम के हिस्से में 4:3 का अनुपात आता है। देखो प्रसाद और मणिकम कितना आता है, ये लोग के पास 4:3 आता है। और मणिकम और राजेश के हिस्से में 5:3 का हिस्सा आता है। इसका मणिकम और राजेश कितना आता है वो लोग के पास में, 5:3 आता है। ओके, तो राजेश का हिस्सा कितना है, राजेश का हिस्सा पूछा इन लोगों ने। देखो प्रसाद और मणिकम, मणिकम पे ये खत्म हुआ तो मणिकम पे ये चालू हुआ, तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अगर मैं इसको P और इसको M और इसको R दूं तो P और M का रेशियो कितना मिला है, 4:3 मिला है। और M और R का रेशियो कितना मिला है, 5:3 मिला है। तो सीधी सीधी बात है, मैं PMR निकाल लेता हूँ। PMR तो कितना मिल जाएगा मेरे को, 5 चौक 20, 5 तिया 15 और 9। तो मुझसे क्या पूछा गया, राजेश का पूछा गया। किसका, राजेश का। और राजेश कितना यहाँ पे 9 है, तो आंसर मेरा कितना होगा, 9 का मल्टीपल ही होगा ना। और 9 का मल्टीपल यहाँ पे एक ही दिख रहा है मेरे को, 36, मतलब ये ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। और अगर सॉल्व करके देखना चाहते हो तो देख लो यार, ये कितना बन जाएगा मेरा, 25, 25 और 9 34, ये 34, 34 बन जाएगा मेरा, हो गया। तो 34 का मतलब कितना दिया हुआ है मेरे को, ये 17600। अब आप लोग इसमें से एक का मान निकालो, फिर उसके ऊपर 9 मल्टीप्लाई मार दो। ओके चलो एक का मान निकालो। एक का मान कितना मिल जाएगा, एक का मान मिल जाएगा यहाँ पे 17600 डिवाइडेड बाय 34। और यहाँ से आपको 9 कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा आपको 17600 डिवाइडेड बाय 34 इंटू 9। अब इतना तो सॉल्व कर ही सकते हो, अब इसमें कौन सी आपको जरूरत आन पड़ी। ये 34 का मल्टीपल तो नहीं दिख रहा मेरे को, 176, 20 15 35, 35 और 9 44 होता है। हाँ तभी सोचो कि ये 176 दिख क्यों नहीं रहा 34 का मल्टीपल। ओके चलो ये मेरा 44 बन जाएगा, लगभग सब सेम ही है, बस 34 को 44 बना रहे हो गए, 44। अब 44 से कैंसिल करेंगे तो 44 फोरजा, 44 फोरजा 17600, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 3600। ओके 36 रुपीज मतलब 9। और ये क्या है मेरा, ये मेरा राजेश है ना। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ टफ क्वेश्चन था। आई होप कि क्वेश्चन टफ तो नहीं रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन इजी था। ओके तो यहाँ पे जब आप पहुंच गए तो ये करने की जरूरत नहीं थी। कैलकुलेशन में गलती कर सकते हो तो अपने ट्रिक के ऊपर पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस रखना। और ट्रिक आपको तभी याद होगा जब आपको बेसिक पता होंगे। ये उसके नीचे उसका बेसिक लिखा हुआ है, अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो कोई टीचर कितना ही ट्रिक आपको बता दे, घोल के नहीं पिला सकता वो। ओके कोई आपको कितना ही ट्रिक बता दे, वो आपको घोल के नहीं पिला सकता। वो तो बस चेक कर रहा था रिकॉर्डिंग चालू है कि नहीं। ओके तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 59 सॉल्यूशन। देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है, यदि ए ने x रन बनाए हो और बी ने y रन तथा सी ने z रन बनाए हो तो एक्स वाई, वेट वेट वेट, यहाँ पे बराबर आएगा, एक्स वाई बराबर 3:2, वाई जेड बराबर 3:2। अच्छा हाँ, तो ए बी और सी के कुल रनों की संख्या 342 हो तो प्रत्येक रन की क्रमश संख्या बताए। मतलब सबका रन बताना है हम लोगों को। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या दिया गया है,
ए, बी और सी। ओके, तो ए ने एक्स रन स्कोर किया, बी ने वाई रन स्कोर किया और सी ने जेड रन स्कोर किया। ओके, तो यहाँ पर मेरे को देखो एक्स रेशियो वाई कितना दिया हुआ है 3:2 और वाई रेशियो जेड कितना दिया हुआ है 3:2। तो यहाँ से एक्स वाई जेड निकाल लो बाल को। एक्स वाई जेड कितना मिल जाएगा मेरे को 9, 6 और 4। कितना मिलेगा मेरे को 9, 6 और 4 मिल गया। एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को 9, 6, 4 मिल गई। तो और टोटल सम कितना दिया है मेरे को एक्स प्लस वाई प्लस जेड। टोटल सम कारण कितना दिया हुआ है 342। मतलब यहाँ पे टोटल सम कितना मिल जाएगा मेरे को 6, 4, 10, 9, 19। मतलब 19 का मान कितना दिया हुआ है 19 का मान कितना दिया है मेरे को 342। ओके, और जब मैं इसको भाग देता हूं जब मैं इसको भाग दूंगा तो कितना मिल जाएगा मेरे को ये 18। अरे यार ये क्या हो रहा है। तो मेरे को यहाँ पे कितना मिल जाएगा 18 मेरे को मिल जाएगा एक का मान। जब मेरे को एक का मान 18 मिल गया तो मैं बाकी रन का मान निकाल सकता हूँ। अगर एक का मान 18 है तो 9 का मान कितना होगा 18 इंटू 9 और 6 का मान कितना होगा 18 इंटू 6 और 4 का मान कितना होगा 18 इंटू 4। तो देखो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। हाँ क्या आपको 9/72 यूनिट डिजिट 2 आएगा। देखो किसमें एक्स की वैल्यू यूनिट डिजिट 2 है, ऑप्शन बी, यही आपका आंसर है। खत्म। आपको आंसर ऑप्शन में ही दिया हुआ है, आंसर आपके सामने है, बस वो आपको ढूंढ के निकालना है। समझ गए। देखो यहाँ पे 8 छंग 48, इसका 8 आएगा। देखो यहाँ पे 8 है, 8 चौक 32, इसका यूनिट डिजिट 2 आएगा, यहाँ पे 2 है। खत्म यार। अब क्या पूरा सॉल्व करते थोड़ी बैठोगे। हाँ अगर कहीं भी यही यूनिट डिजिट रखा होता तो कंफ्यूजन होता, बट इस चारों ऑप्शन में यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है, तो हम लोग को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। यही ऑप्शन भी हमारा क्या राइट आंसर होगा। कितना आएगा इसका 162, 108 और 72। वो तो नशीब यहाँ पे टेबल छोटे छोटे थे, अगर टेबल बड़े होते तो तब क्या करते, तब तो आपको यूनिट डिजिट ही यूज करना पड़ता ना। समझिए। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 60 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 60 क्या दिया हुआ है मेरा, क्वेश्चन नंबर 60 मेरा दिया हुआ है a sum of 18 to 36 is divided between A, B and C such that ratio of shares of A and B is 4:7। A और B का रेशियो कितना दिया है मेरे को 4:7 दिया हुआ है। ओके, और B और C का रेशियो कितना दिया हुआ है 5:6 दिया हुआ है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ A एंड C। ए और सी के शेयर धारकों का अंतर क्या है, उनके शेयरों में अंतर कितना है। तो पहले एबीसी तो निकालो। एबीसी निकालोगे तो कितना मिल जाएगा यहाँ पे 5 चौक 20, 7 पच्चीस 35 और 7 छंग 42 मिल गया। और ए और सी का डिफरेंस कितना है 22 का है। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको टोटल सम कितना दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 18,236। अब देखो, अब जो नॉर्मल वाला बच्चा, ओके, आसान जिंदगी जिसकी, वो उसका सबसे पहला काम करेगा वो सबका सम निकालेगा। देखो यहाँ पे 5 2 7 फिर 4 3 7 2 9 97। तो यहाँ पे लिखेगा वो 97 का मान कितना दिया हुआ है 97 का मान दिया हुआ है 18,236। मतलब ए बी सी यहाँ पे 97 है और यहाँ पे सम करने पे कितना है 18,236। तो वो एक का मान निकालेगा 18,236 डिवाइडेड बाय 97। फिर वो बोलेगा इनका डिफरेंस कितना है 22 है, तो वो 22 का मान निकालेगा 18,236/97 इंटू 22। ओके, अभी देखो, अब ये हो गई आसान जिंदगी। अब होती है मेंटस जिंदगी, जो मेंटस खाता है। ओके, उसका दिमाग कैसे काम करेगा। अब उसको चाहिए 22 का वैल्यू, उसको 22 का वैल्यू चाहिए, मतलब जो भी आंसर होगा वो 22 का मल्टीपल होगा। अगर वो आंसर 22 का मल्टीपल है तो जाहिर सी बात है वो आंसर 2 और 11 का मल्टीपल रहा होगा। मतलब वो आंसर 2 का मल्टीपल भी होगा और 11 का मल्टीपल भी होगा। अब सारे आंसर तो 2 के मल्टीपल है क्योंकि सबको यूनिट डिजिट इवन है। अब रही बात 11 का मल्टीपल चेक करने की, अब जिसका आंसर 11 का मल्टीपल है
वही हमको क्या देगा, आंसर देगा। देखो क्या ये 11 का मल्टीपल है इसके देखो अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है, तो मैंने वहां पे 11 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया है कि अल्टरनेट नंबर को जोड़ने पर डिफरेंस जो है वो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। ओके, तो देखो यहाँ पे 6 3 9 7 नहीं आ रहा है, 7 और 0 7 नहीं है, ये नहीं है। फिर ऑप्शन बी क्या है मेरा, 1 और 1 6 और 3 9 और ये 2 नहीं, ये भी नहीं है। ये देखो 2 3 5 6 2 8, 5 में से 8 गया 3, ये भी नहीं है। 4 3 7 6 1 7, तो 7 में से 7 गया 0, मतलब ऑप्शन सी इज में राइट आंसर। अब इतना लंबा सॉल्व करके आपको क्या मिलेगा, 4136, और आपको 4136 तो यहीं पे मिलेगा 4136 रुपीज। नॉर्मल डिविजिबिलिटी रूल चेक करके, क्योंकि आपको 22 ही तो निकालना है, दोनों का अंतर कितना है, ए और सी का। 20 और 42 के बीच में डिफरेंस कितना है, शेयरों में अंतर 22 का है, तो मतलब जो भी मेरा आंसर रहा होगा वो 22 का मल्टीपल रहा होगा, क्योंकि मेरे को 22 ही तो निकालना है। और 22 का मल्टीपल मतलब वो 2 का मल्टीपल भी होगा और 11 का मल्टीपल भी होगा। अगर वो 2 और 11 का मल्टीपल है, 2 के मल्टीपल तो सब लोग है, लेकिन 11 का मल्टीपल केवल एक है। ये होती है प्रेजेंस ऑफ माइंड। ऐसे ही क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना ही चाहिए। ओके, ऐसे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना चाहिए। देखो अभी एक इंपॉर्टेंट बात, अब तक हमने टोटल 60 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए हैं, और अप्रॉक्स क्वेश्चन 200 क्वेश्चन तक, मतलब हमारे कितने क्वेश्चन, 140 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, जिनको मैं जल्दी कवर करवाऊंगा। जिनको भी जल्दी कवर करवाऊंगा, उसकी चिंता मत करो तुम लोग 140 क्वेश्चंस की, बस बने रहो। जल्दी हमारा रेशियो खत्म होगा, रेशियो के बाद आएगा प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन के बाद आएगा एज प्रॉब्लम, एज के बाद आएगा पार्टनरशिप, फिर उसके बाद आएगा परसेंटेज। समझ गए, ये चैप्टर लाइन से सीरीज में चलने वाले हैं। और इसी के साथ में जो सिंप्लीफिकेशन, जिन बच्चों का मतलब जो स्टार्टिंग में थे, जो रुका हुआ था, जो पार्ट 9 तक अपलोडेड है, उसके बाद भी वीडियोस अपलोड होंगी। डोंट वरी, सिंप्लीफिकेशन की क्वेश्चन की टाइपिंग खत्म होते ही, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन की टाइपिंग खत्म होते ही, जो मतलब कि लास्ट सॉफ्टवेयर था क्वेश्चंस के अंदर का ना, तो उसका थोड़ा पीडीएफ फॉर्मेट बिगड़ सा गया है, क्वेश्चंस की कटिंग बाकी है अभी तक, तो वो खत्म होते ही 2-3 दिन के अंदर सिंप्लीफिकेशन में मैं चालू कर दूंगा। बट जो चैप्टर अभी चालू हुए रेशियो, उस पर फोकस दो तुम लोग, और अच्छे से जितना पढ़ा है उतना रिवाइज करो यार। और फोकस यार, अगर आप लोग पढ़ रहे हो ना तो सिलेबस से फोकस है यार। देखो एग्जाम में ना जितने बच्चे होते हैं, मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम के मतलब मेंटेलिटी, मैंने मतलब खुद पेपर दिए है ना, तो मैंने खुद ऑफलाइन कोचिंग की है, और मेरा ये पर्सनल रिव्यू है कि मेरा पूरा पैसा बेकार था। आई थिंक मैं उस वक्त ना कुछ 17 ईयर्स का था, जब मैंने ऑफलाइन कोचिंग की थी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए यूपी के। तो मैंने कुछ 10,000 रुपीज दिए थे वहां पर, और वो पूरा पैसा वेस्ट था ऑफलाइन कोचिंग का, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में जो मेरी मैथ्स की फैकल्टी थी, मेरे को ऐसा लगता था कि उनसे ज्यादा मुझे आता है। सीरियसली गाइस, उनका जो सिखाने का तरीका था वो बहुत ही जूना था, बहुत जूना था। और वो इतना मतलब डाउन टू अर्थ सिखाते थे ना, तो मेरे को ऐसा लगता था कि वो बच्चों को क्या समझ रहे कि बच्चे एकदम बेकार है, गधे। और बच्चों को खुशी होती थी क्या, हाँ सर सर हमको बहुत अच्छा अच्छा सिखा रहे। इसलिए बोल रहा हूँ, जो आपको बेसिक से सिखाए मिनिमम एक बार या 2 बार बस, अगर उसके बाद भी वो आपको बेसिक बता रहे थे, या फिर कमी आपके अंदर है या टीचर के अंदर है। अगर आपको सारा बेसिक 1-2 बार में समझ में आ रहा है तो ठीक, अगर वो उसके बाद भी बेसिक बता रहा है, मतलब सामने वाला आपको गधा समझता है। ओके, तो एग्जाम में कुछ चीजें होती है जो बच्चे गलतियां करते हैं, वो नहीं करनी चाहिए अगर उनको एग्जाम को क्लियर करना है। देखो अगर आप लोग किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लाइक एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ओके आप किसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, इनमें से कोई भी है, यूपीएसआई वगैरह जो अभी एग्जाम आने वाले, तो इन चारों में जो मेन चीज होती है कॉमन, वो क्या होती है चारों के लिए, जो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है इनका सिलेबस। वो होता है इनका सिलेबस, और चारों एग्जाम का सिलेबस अलग अलग है। कॉमन पॉइंट देख के सिलेबस सेम में समझना, आपको सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट करना है। समझे बच्चे, देखो अगर आप लोग डिग्री कॉलेज में हो, और आप लोग अगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रह चुके हो, तो आपको मालूम है कि सिलेबस की इंपॉर्टेंस क्या होती है। एग्जाम के पहले अगर हाथ में सिलेबस है, तो आपके पास अगर बुक भी नहीं है, तो आप लोग गूगल से पढ़ सकते हो उस टॉपिक के बारे में। समझे, तो सिलेबस की इंपॉर्टेंस वो होती है। वैसे सिलेबस की जो इंपॉर्टेंस है वो गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत होती है। आप लोग को अंधाधुंध कुछ भी उठा के नहीं पढ़ना है।
सिलेबस देखना है, सिलेबस में क्या-क्या चैप्टर्स दिए हुए वो देखने हैं। जैसे कि अभी आई थिंक 2021 के एंड तक जब एनआरए सीईटी लॉन्च होगा, तो रेलवे, बैंकिंग और एसएससी का प्री जो होगा वो एक सिलेबस के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद जब प्री सबका क्लियर होगा टायर 1, तो अलग-अलग कंपनीज़ अपने-अपने हिसाब से कट ऑफ लगा के पेपर लेंगी। बट एनआरए सीईटी में क्या होगा, वो 3 चीज़ का कॉम्बिनेशन होगा यहाँ पे, एसएससी का, बैंकिंग का और रेलवे का। समझ गए? जब वो 3 चीज़ का कॉम्बिनेशन है, तो उसका जो सिलेबस निकलेगा आपको वैसे ही तो पढ़ाई करनी होगी। और रही बात जो मैं मैथ सिखा रहा हूँ वो 30 चैप्टर्स का है, और 30 चैप्टर्स के अंदर एनआरए-सीईटी का जो मैथ्स है वो 90% तो कवर ही होगा, गारंटेड। 1-2 चैप्टर भले वो एक्स्ट्रा दे दे, जैसे लॉग वगैरह। लॉग तो मैं सिखाने वाला हूँ सीडीएस के बच्चों के लिए बिल्कुल। सीडीएस का मतलब लॉग लॉगरिथम उसके अंदर आता है, और बाकी के एग्जाम्स में लॉग नहीं आता, तो लॉग में सिखाऊंगा। मतलब पकड़ लो 31 चैप्टर्स होते हैं जितने, ओके। तो 31 चैप्टर्स तो एनआरए सीटी का लगभग 95% में अगर पकड़ लो उसके अंदर कवर होगा। समझे? तो आपको मैं बोल रहा हूँ, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो कोई भी बुक उठा के अंधाधुंध पढ़ने की जरूरत नहीं। सिलेबस देखो, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो, और अगर एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो 2016 के बाद से पेपर देखो, और अगर सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो 2015 के बाद से देखो, और बैंकिंग के लिए कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको 2013 के आसपास से देखने की जरूरत है। और अगर यूपीएसआई जो लेटेस्ट होने वाला है सिर्फ 2017 देखो। 2017 के पैटर्न का क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लिया ना, कसम से माशाल्लाह, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं ना कि एग्जाम में, यूपीएसआई के एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है जिससे दिमाग के तारे हिल जाए और बच्चे का समय पूरा बर्बाद हो। समझ गए? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो। अभी एनआरए सीटी जब लॉन्च होगा उसके अंदर तो आपको प्रीवियस ईयर मिलने से रहा, तो आपको एसएससी, रेलवे और बैंकिंग तीनों के प्रीवियस ईयर पेपर को स्टडी करना पड़ेगा कि सिलेबस क्या होगा। वैसे तो सिलेबस अभी लॉन्च नहीं हुआ है, जब सिलेबस लॉन्च होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि उसके सिलेबस में क्या है। फिलहाल के लिए अभी तो कंटिन्यूटी बनाए रखो, पढ़ते रहो, और नोट्स को बड़े अच्छे से बनाओ यार, ताकि अगर रिवीजन करने के टाइम पे ना नोट्स कहीं दिक्कत ना हो। और मैं बता दे रहा हूँ, अगर एग्जाम क्लियर करना है तो एक चैप्टर कम से कम तो आपका 10 टाइम्स आपके हाथ से क्रॉस होना चाहिए, वो भी बाय रिटर्न। आपको लगता रहेगा मजाक है सर, एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, ठीक है पढ़ लिया, लेकिन एक क्वेश्चन को मिनिमम 10 टाइम्स अगर आप लोग अपने हाथ से क्रॉस करवाते हो ना, तो उसकी बात ही अलग होती है। स्पीड मतलब एकदम बुलेट ट्रेन जैसी होती है क्वेश्चन को देख के। हाँ ये आया, इसको इसको काटा, इसको काटा, ये मेरा आंसर है, खत्म। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होता है, और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होने ही चाहिए। समझ गए? सीडीएस और एसएससी इसके अंदर एडवांस आजकल बहुत बढ़ गया है, तो अरिथमेटिक हमारा अभी चालू है। जब एडवांस शुरू होगा तो उस पर भी बने रहना, क्योंकि एडवांस बहुत सारे बच्चे करते नहीं है, वो लोग उसको छोड़ के भाग जाते हैं। तो वहां भागना मत, टिके रहना। अगर आपके दिमाग में प्रेशर लग रहा है तो ये अच्छी बात है कि आपके दिमाग में नई चीजें जा रही है, और जिसके दिमाग में प्रेशर नहीं लगता है ना, तो वो जूनी चीजों से क्या होता है, वो खुश होता है। वही जूना चीज बता दो, जूना मेथड बता दो, जूना ट्रिक सिखा दो उसको जो सदियों से चला आ रहा है। अब एग्जाम पेपर पैटर्न अलग चीज डिमांड करता है, उसको चाहिए और अच्छे से और अच्छे वाले कैंडिडेट। समझ गए? तो आज के लिए हमने कहाँ तक किया, हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक किया, तो नेक्स्ट टाइम होगा क्वेश्चन नंबर 61 से। ओके, तो ये नेक्स्ट टाइप का है हम लोगों का। तो क्वेश्चन नंबर 60 तक किया हमने, तो अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ो, और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को मारो लाइक। चैनल पे नए हो तो करो सब्सक्राइब, और अगर जुने हो तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दो, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। और अगर इस लेक्चर की क्वेश्चन वीडियो और सॉल्यूशन वीडियो चाहिए, वैसे तो वीडियो की लिंक में आपको मिल ही जाएगी। प्लस अगर प्रीवियस चैप्टर्स की भी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे आप पर्सनल मैसेज करके डाउट पूछ सकते हो, सर मेरा ये डाउट है, मैं वहाँ पे आपको पर्सनली आंसर करता हूँ। तो आज के लिए इतना है। और एक इम्पोर्टेंट, अगर आप लोगों को लाइव चाहिए, अगर आपको लाइव लेक्चर चाहिए और आप लोग आएंगे, तो कमेंट में लिखो जी सर हमें लाइव लेक्चर चाहिए, तो मैं कंप्लीट एक लाइव सेशन का जो मतलब इंतजाम करूंगा, जहाँ पे आप लोग लाइव मुझ मतलब मैं सिखाऊंगा, तो मैं आपके डाउट्स भी देख सकता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो वहाँ पे दोबारा सिखाऊंगा मैं। लाइव लेक्चर का ये बेनिफिट होता है। अब ये देखो, ये लेक्चर रिकॉर्डेड है मेरा, तो इसके अंदर मैं आपको शायद बता ना पाऊँ मैं एक बार 2 बार, बट अगर लाइव में रहेगा तो मैं आपको अच्छे से बता भी सकता हूँ। आप मुझको बोल सकते हो सर मुझे ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया, तो मैं आपको वो पार्ट समझाऊंगा।
ये लाइव का फायदा होता है। तो अगर आपको लाइव लेक्चर चाहिए तो आप मुझको बोलो, मैं लाइव लेक्चर अरेंज करता हूँ। ओके, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। मैथ्स का फ्री बैच है यार, फ्री बैच सबको बांटो यार। अब इतनी सी चीज फ्री के लिए मैं आपसे मांगता हूँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, यही 3 चीज मांगता हूँ मैं आपसे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, चलो बाय।